हेलो बच्चों, लास्ट पार्ट में हमने चैप्टर 5 देखा था। ओके, और उसके थ्योरी पढ़ी थी और उसके 5.1 के कुछ क्वेश्चन किए थे। तो एक बार हम रिवीजन कर दें कि हमने क्या क्या देखा था, है ना। कौन से देखे थे? पूरक कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है, दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होता है और जिसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा था संपूरक कोण जिसके दो कोणों के मापों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ओके, फिर हमने देखा था आसन्न कोण, मतलब जिनके शीर्ष का एक बिंदु हो, जिनके शीर्ष एक बिंदु पर उभयनिष्ठ हो। ओके, उसमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो जो उभयनिष्ठ भुजा है उसके दोनों साइड हो। ये देखिए, ये है ना दोनों साइड, ये अलग अलग, और ये बीच वाली उभयनिष्ठ भुजा है और शीर्ष उभयनिष्ठ है दोनों में, ऐसे। ओके, फिर हमने पढ़ा था शीर्षाभिमुख कोण जो क्रॉस में बनते हैं, ऐसे। ओके, तो आमने सामने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। नेक्स्ट, फिर हमने 5.1 स्टार्ट करी थी। ओके, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन 8 कर रही हूं आज का। एक कोण 45 से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण 45 से बड़ा है अथवा 45 के बराबर है अथवा 45 से छोटा है? देखो, इसमें पूरक कोण की बात की है तो मुझे पता है कि पूरक कोण में दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो एक कोण 45 से बड़ा है तो मैं कर लूँ 46 एक बार मानने के लिए, प्लस यहाँ कुछ है एक बार मुझे पता नहीं, इक्वल टू मुझे होना चाहिए 90 डिग्री दोनों, क्योंकि पूरक कोण है ना, तो दोनों का सम होना चाहिए 90 डिग्री। अब ये कोण अगर मैं 45 रखती हूँ तो मेरा कितना हो गया? 91 सम दोनों का, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसको अगर मैं 40 और आगे बढ़ा दूँ, 46 कर दूँ तो ये हो जाएगा 92, ये भी पॉसिबल नहीं है, मुझे तो क्या 90 ही लाना है। तो इसको मैं 44 रखती हूँ तो ये 90 आएगा। तो इससे हमको क्या पता चला कि अगर एक कोण 45 से बड़ा है तो दूसरा कोण 45 से छोटा ही होगा, ये इसका कहने का मतलब है। तो इसमें ये पूछा है कि एक कोण 45 से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण 45 से बड़ा है अथवा 45 के बराबर है अथवा छोटा है? तो एक बड़ा होगा तो ऑब्वियसली दूसरा वाला छोटा ही होगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। ये वाली बात समझ में आ गया? क्योंकि देखो, मुझे दोनों का सम चाहिए 90 डिग्री। अब एक 45 से बड़ा है, बाई चांस मैंने 46 मान लिया। ओके, तो दूसरा क्या, अगर मैं 45 रखूँ तो इन दोनों का एडिशन कितना आ जाता है, योग कितना आ जाता है? 91, और पूरक कोण के दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसका मतलब मुझे इसको 45 से कम ही रखना है, तो यानी दूसरा कोण क्या होगा? 45 से कम। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, संलग्न आकृति में देखो, अब ध्यान से देखते जाओ, क्या 1 2 का आसन है? चलो 1 और 2 देखते हैं। कोण 1 ये रहा और कोण 2 ये रहा। ओके, ये दोनों आसन्न कोण है, बिल्कुल है ना, क्योंकि देखो इनका शीर्ष उभयनिष्ठ है O, भुजा एक कॉमन है OC, और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो दोनों तरफ है AO और EO, है ना। सेकंड क्वेश्चन, एक बार मैं इसको डिलीट कर दूं ताकि आपको अगला अच्छे से समझ में आए। ये राइट। सेकंड, COE, ओके, और EOD, ओके। सॉरी, मैंने सेकंड वाला पढ़ना था। ओके, फर्स्ट और 1 2 आसन है, EOC और AOE आसन है। हाँ, ये भी हमने देख लिया। ओके, COE, ओके, और EOC ये रेखीय युग्म बनाते हैं क्या? देखो, रेखीय युग्म की कंडीशन क्या थी? 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये 90 डिग्री हो रही है ना, एक रेखा है ना, तो ये रेखीय युग्म बना रहे हैं। नेक्स्ट, एक बार मैं थोड़ा साफ कर दूं, BOD, देखो जिस एंगल की बात करें ना उस पर पेंसिल रख के देख लिया करो तो अपन को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहाँ बिल्कुल अपन किस एंगल की बात कर रहे हैं। तो BOD और DOA संपूरक है। संपूरक की कंडीशन क्या थी? 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री हो रहे हैं, तो ये संपूरक हैं। क्या एक कोण 4 का शीर्षाभिमुख है? अब देखो, कोण 1 4 का शीर्षाभिमुख है। शीर्षाभिमुख कौन कौन से होते हैं?
अगर देखा जाए तो जो ऐसे 90 पे बनते हैं, है ना, सॉरी ऐसे क्रॉस पे बनते हैं तो वो शीर्षाभिमुख कोण होते थे, तो वो हमेशा बराबर होते हैं। तो अब इस लाइन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये आपस में क्रॉस कर रही है ना, तो 1 और 4 शीर्षाभिमुख हो गए, है ना, तो ये सही है। 5 का शीर्षाभिमुख कोण क्या है? अब एंगल 5 पे जाओ, ये है एंगल 5, ओके। अब इसका शीर्षाभिमुख कोण क्या है? तो अगर मैं इसको ऐसे क्रॉस में करूं तो 5 का शीर्षाभिमुख 2 और 3 दोनों आ रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे मैं क्या लिखूं, 2 लिखूं तो 3 लिखूं, है ना। तो कोई बात नहीं, हम क्या लिखेंगे, 5 का शीर्षाभिमुख कोण है 2 प्लस एंगल 3, ओके। ये हम दोनों को ऐड करके लिख सकते हैं कि 2 प्लस 3। 10th, अब देखिए, पहचानिए कि कोणों के कौन से युग्म हैं। फर्स्ट शीर्षाभिमुख कोण और सेकंड रेखीय युग्म, ये दोनों हमको निकालने हैं। पहला शीर्षाभिमुख कोण, इसमें कौन कौन से हैं? पहला देखें तो अगर मैं ये लाइन ऐसे क्रॉस करूं और ये वाली ऐसे करूं तो इसमें शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हो गए? 4 और 1, है ना। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, आप कोई से भी युग्म जो आपको दिखते हैं वो आप पता लगा सकते हैं। तो एंगल 1 एंड एंगल 4 आपस में शीर्षाभिमुख है। दूसरा पेयर एंगल 5 एंड एंगल, अब देखो 5 का पूरा ये सम 2 प्लस 3 है, तो हम लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3, ओके। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। अगला रेखीय युग्म में कौन कौन है? रेखीय युग्म यानी जो 180 डिग्री पे होते हैं, यानी एक लाइन में। तो अगर ये लाइन मैंने ऐसे खींच दी तो एंगल 4 एंड एंगल 5 ये दोनों रेखीय युग्म हैं। दूसरा एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, ये रेखा मैंने ले ली तो 5 और 1 ये दोनों रेखीय युग्म में हो गए। तो कौन कौन से हो गए? एक बार एंगल 4 और एंगल 5, एक सेकंड, एंगल 4 और एंगल 5 और सेकंड एंगल 5 और एंगल 1 ये आपस में रेखीय युग्म हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित आकृति में क्या एक कोण 2 का आसन्न है और का नहीं है, और है तो भी आपको कारण बताना है। तो ये मेरा एंगल हो गया 1, ये 2। अब अपन को 1 और 2 आसन्न है कि नहीं ये हमको बताना है। अब देखिए आसन्न कोण की कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी, दोनों की उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए और जो उभयनिष्ठ नहीं है वो उसके दोनों साइड होनी चाहिए। तो देखो इसमें ना तो शीर्ष उभयनिष्ठ है, दोनों में भुजा उभयनिष्ठ है, लेकिन जो दूसरी भुजा ऐसे बन रही है, तो ये मेरा आसन्न कोण नहीं है, 1 और 2 आसन्न नहीं है। नेक्स्ट 12th, अब निम्नलिखित कोणों में प्रत्येक के x, y और z के मान निकाल लेते हैं। देखिए अब आपको कुछ ना कुछ हिंट इस क्वेश्चन में दे रखा होगा, तो आपको आ जाएगा कि हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे। देखिए अगर मैं इसको लाइनों को ऐसे क्रॉस करूं तो 55 और x ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? तो इसका मतलब ये 55 है तो ये भी 55 होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, ओके। अब मुझे निकालना है y का मान। y का मान मैं कैसे निकालूं? अगर मैं इस लाइन को देखूं, ये वाली, तो ये लाइन कौन सी हो गई? 180 पे, और हम जानते हैं जो रेखीय युग्म में होते हैं उनका मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो मैं क्या कर सकती हूँ? 180 माइनस 55 करूँ, 180 माइनस 55, 5 और 2 और 125, तो इसका वैल्यू कितनी आ गई? 125। अब देखो ध्यान से, ये और ये भी आपस में वर्टिकल अपोजिट है, शीर्षाभिमुख है, तो ये 125 तो ये वाला भी 125 आ गया समझ में, है ना। 55 और 55 आपस में वर्टिकल अपोजिट एंगल, और 125 और 125 आपस में वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ओके। सेकंड क्वेश्चन, अब देखिए ये 40 है। अब इस देखो लाइन को क्रॉस करना, देखो कि कहाँ से क्रॉस हो रही है। तो अगर मैं ये देखूँ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही कि नहीं कर रही है, यानी इसके एंगल क्या हो गए? शीर्षाभिमुख कोण। ये 40 तो ये वाला भी 40 डिग्री, 40 डिग्री। अब एक चीज और देखो, ये y है और ये x प्लस 25, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ x प्लस 25 इक्वल टू y, है ना। x प्लस 25 को y के बराबर है। अब देखिए ये वाली लाइन एक रेखीय युग्म बना रही है, तो ये 40 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 40, ये 140 आ गया, है ना। अब
इस पूरे y की वैल्यू x प्लस 25 के बराबर होगी। तो x प्लस 25 इज इक्वल टू वाई, तो x प्लस 25 इक्वल टू वाई की वैल्यू मुझे पता चल गई कितनी है, 140। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 140 माइनस 25 कितनी हो गई, 140 माइनस 25, 5 और 1 और 1, 115। ओके, तो कितनी आ गई, ये इस पूरे की वैल्यू आ गई 115। नहीं, x की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू 115 है। हो गया क्लियर? तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, x की कितनी है 115, y की 140 और कौन है z की ओनली 40। आ गई तीनों वैल्यू। समझ में आ गया कैसे? देखो, एक तो शीर्षाभिमुख कोण होंगे और एक ही लाइन पर बने कोण होंगे। तो एक ही लाइन पर होंगे उनका मान 180 होगा और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होंगे। तो ये आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से आ जाएंगे। ओके, आगे करें। यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग कितना होता है? देखो, पूरक कोण आते हैं, आपके दिमाग में आना चाहिए कितने हैं, 90 डिग्री। सेकंड, यदि दो संपूरक है तो उनके मापों का योग कितना होगा? संपूरक है तो उनके मापों का योग 180। रेखीय युग्म बनाने वाले दो कोण क्या होते हैं? ये कोई रेखीय युग्म बना रहे हैं और ये दो कोण क्या होते हैं? ये संपूरक होते हैं। ओके, क्योंकि रेखीय युग्म बनाने वाले संपूरक कोण होते हैं ना, तभी तो उनके मानों का योग 180 डिग्री आता है और 180 डिग्री हमेशा एक सीधी रेखा होती है। नेक्स्ट, क्या दो आसन्न कोण संपूरक है तो वे, अगर दो आसन्न कोण संपूरक हैं, ये देखिए, तो वे क्या बनाते हैं? वे रेखीय युग्म बनाते हैं। ओके, रेखीय युग्म बनाते हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं? दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट लिए, प्रतिच्छेदित करी, तो आमने सामने वाले कोण हमेशा बराबर होंगे। तो क्या होंगे? बराबर। नेक्स्ट, इक्वल होंगे। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है और शीर्षाभिमुख कोणों का एक युग्म न्यून कोण है तो शीर्षाभिमुख कोणों का दूसरा युग्म क्या होगा? देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैंने ऐसे क्रॉस किया, एक न्यून कोण है, ये न्यून कोण, तो मेरा ये दूसरा कोण क्या होगा? ऑब्वियसली अधिक कोण होगा, क्योंकि एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है, हम जानते हैं। ओके, तो ये न्यून कोण है तो दूसरा अधिक कोण ही होगा, तो दूसरा क्या होगा? अधिक। 14 क्वेश्चन। अब इसमें हमको कोणों के युग्मों के नाम देने। फर्स्ट है शीर्षाभिमुख अधिक कोण। शीर्षाभिमुख भी होना चाहिए और अधिक कोण भी होना चाहिए। अब इसमें शीर्षाभिमुख का पेड़ देखो, आप अगर ऐसे क्रॉस करती हूँ दोनों को तो शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हो गए मेरे? देखो, एंगल BOC और एंगल AOD, ये दोनों शीर्षाभिमुख अधिक कोण हैं। अब आसन्न और पूरक कोण होने चाहिए, आसन्न भी होने चाहिए और पूरक कोण भी होने चाहिए। तो मैं कौन सा पैर लूँ? तो आसन्न भी हो जाए और पूरक भी, ये वाला ले लिया मैंने पैर। ओके, अब इसमें आसन्न भी है और पूरक भी है, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए, यानी BOA और AOE, ये आसन्न भी है और पूरक भी है। नेक्स्ट, समान संपूरक कोण, समान भी होने चाहिए और संपूरक कोण भी होने चाहिए। ओके, ये ले लूं मैं, ये समान भी है और संपूरक भी हैं, तो कौन से हो गए? एंगल DOE और एंगल EOB समान भी है और संपूरक भी है। असमान संपूरक कोण मतलब अब असमान होने चाहिए, तो एक एंगल ये ले लेती हूँ और दूसरा ये वाला ले लेती हूँ, क्योंकि असमान चाहिए मुझे, समान नहीं चाहिए। तो ये हो गई है और संपूरक भी है दोनों, तो कौन से हो गए? एंगल AOB और एंगल AOD, समान, असमान और संपूरक कोण। आसन्न कोण जो रेखीय युग्म नहीं बनाते, कोई से भी निकाल सकते हैं अपन, आसन्न कोण भी होने चाहिए और जो रेखीय युग्म ना हो। तो ये देखिए, ये और ये वाला एंगल दोनों आसन्न भी है और रेखीय युग्म नहीं बना रहे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? एंगल COD और DOE। सेकंड, कोई सा भी, ये वाला भी ले सकते हैं हम, एंगल DOE और एंगल EOA, कोई सा भी लिख सकते हैं। ओके, अब आगे वाला टॉपिक स्टार्ट करें।
5.1 आपको समझ में आई होगी अच्छे से, है ना। इसकी और आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, करें 5.2 स्टार्ट। ओके, रेखीय युग्म, फर्स्ट वाला 5.3 रेखीय युग्म इस क्या होते हैं। देखो, जो एक रेखा में हो उसको हम रेखीय युग्म कहलाते हैं। जैसे हाँ, इसमें रेखीय युग्म में बहुत सारी रेखाओं के बारे में, प्रतिच्छेदी रेखा हमने पढ़ा ही था जो ऐसे क्रॉस पे होती है, उसको हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ओके, और आगे तियर्क छेदी रेखा, देखो ये एक नई चीज आई है अपने। ओके, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जब दो रेखाएं ऐसे पैरेलल होती है और उनको एक लाइन कट करती है तो हम कहते हैं उसको तियर्क छेदी रेखा। अब देखिए आकृति 5.23 में P एक तियर्क छेदी रेखा नहीं है, 2-3 ये वाली, क्योंकि ये आपस में सारी क्रॉस हो रही है तो ये तियर्क छेदी रेखा नहीं है। लेकिन 5.2 में देखें तो दो लाइनें हैं और उसको ये क्रॉस कर रही है तो ये क्या हो गई, आपस में तियर्क छेदी रेखा है ये, क्योंकि दो लाइनें जब सीधी हो और एक आड़ी रेखा उसको क्रॉस करे तो उसको हम तियर्क छेदी रेखा कहते हैं। जैसे कभी आपने रोड देखे होंगे तो दो रोड एक सीधा चल रहा है, उसको बहुत सारे रोड आड़े काटते हैं, तो वो भी एक तियर्क छेदी का एग्जाम्पल बोल सकते हैं हम। अब देखो, तियर्क छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण कौन कौन से होते हैं। देखो ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे क्वेश्चन आगे वाले इसी पे बेस है। करें स्टार्ट। तियर्क छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण, फर्स्ट अंतः कोण। देखो ये कोई दो लाइनें हैं, उनको एक आड़ी लाइन क्रॉस कर रही है। अब अंतः कोण, देखो नाम से ही पता चला है अंतः, अंदर की साइड बनने वाले कोण। तो कौन कौन से हो गए, 3, 4, 5 और 6। मतलब ये लाइन अगर इसको बंद कर दूं मैं तो जो अंदर अंदर वाले सारे होंगे वो अंतः कोण कहलाएंगे, यानी 3, 4, 5 और 6। ओके, समझ में आया। बाह्य कोण, बाह्य कोण यानी बाहर की साइड में। करूं 1, 2, 7, 8। अंतः यानी अंदर की साइड में, बाह्य यानी बाहर की साइड में। तो बाहर की साइड में कौन कौन से हैं, 1, 2, 7, 8, 1, 2, 7, 8। संगत कोणों के युग्म, देखो संगत कोण किसको बोलते हैं, देखिए 1 और 5 संगत कोण, 2 और 6। देखो संगत कोण मतलब जो उस लाइन के ऊपर की साइड में लेफ्ट साइड में, वो ही नीचे वाली लाइन में लेफ्ट साइड में होगा, और ऊपर की साइड में है तो ऊपर और नीचे की साइड में है तो नीचे। देखो एक एग्जांपल देखो, संगत कोण 1 और 5, कोण 1 और कोण 5 क्या हो गए, लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड में, लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड में। सेकंड 2 और 6, 2 और 6 लाइन के ऊपर राइट साइड में, लाइन के ऊपर लाइन साइड में, राइट साइड में। ओके, नेक्स्ट 3 और 7, ये 3 और ये 7 ऊपर वाली लाइन के नीचे लेफ्ट साइड में, नीचे वाली लाइन के नीचे लेफ्ट साइड में। सेम मतलब उसी पोजीशन में, जैसे जहां ऊपर है उसकी बात हुई है तो नीचे भी सेम उसी पोजीशन में आएगा। अगर लाइन के ऊपर है तो ऊपर, लाइन के नीचे है तो नीचे, लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट और राइट साइड में है तो राइट, इसीलिए तो हमने उसको बोला है संगत कोण। ओके, अब 4 और 8, 4 और 8 हो गए सेम। तो संगत कोण कौन कौन है, कौन से हो गए, 1 और 5, 2 और 6, 3 और 7 और 4 और 8, ये हो गए संगत कोण। अब अगला एकांतर अंतः कोणों के युग। एकांतर और अंतः कोण, एकांतर में होता है एक छोड़ के दूसरा। देखो अंक एकांतर 3 और 6 मतलब, और अंतः एकांतर भी है और अंतः भी है, तो अंदर की साइड में अंतः कोण, तो और एकांतर एक इस साइड में है तो दूसरा इस साइड में, नीचे की साइड में। ऐसे नहीं कि दोनों ही ऊपर, नहीं, एक ऊपर तो एक इस साइड में। तो ये 3 और 6, दूसरा 4 और 5, ये हो गए कौन कौन से हो गए, 3 और 6 और 4 और 5। ओके, नेक्स्ट एकांतर बाह्य कोणों के युग्म। अब बाह्य कोण कौन कौन से हैं, देखो
1 और 8, 1 और 8, दूसरा 2 और 7, 2 और 7 हो गया ना, ऊपर साइड में और इस साइड नीचे दूसरी साइड में। संगत कोण और एकांतर कोण में डिफरेंस समझ में आया? संगत कोण में अगर सेम उसी पोजीशन में नीचे की साइड में आएगा, और एकांतर कोण में वो ऊपर की साइड में है तो दूसरा वाला इस साइड में नीचे की साइड में। ओके, दोनों में दो बहुत अलग चीजें हैं। और तियर्क छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों के युग्म, जो तियर्क छेदी रेखा के एक ही तरफ बने होते हैं, देखिए 3 और 5, ये 3 और 5 मतलब तियर्क छेदी रेखा ये रही, और इनके एक ही तरफ मतलब जो अंदर से की साइड में बने हुए एंगल्स 4 और 6, 4 और 6। ओके, समझ में आया? देखो मैं वापस बता देती हूँ सारी चीजें। फर्स्ट, अंतः कोण जो अंदर की साइड में बनते हैं 3 और 4, 5 और 6। बाह्य कोण जो बाहर की साइड में बनते हैं 1, 2, 7, 8। ये दो चीजें समझ में आ गई, अंतः कोण और बाह्य कोण। अब देखो नेक्स्ट, संगत कोण। संगत कोण सेम लाइन पे ऊपर है लेफ्ट साइड में, सेम लाइन पे नीचे वाली लाइन ऊपर है और लेफ्ट साइड में। तो देखो 1 और 5 हो गया ना, इस लाइन के ऊपर है और लेफ्ट साइड में, इस लाइन के ऊपर है और लेफ्ट साइड में। सेकंड, 2 और 6, एंगल 2 एंड एंगल 6 ऊपर है राइट साइड में। थर्ड है 3 एंड 7, 3 और 7, और फिर 4 और 8 हो गए चारों। समझ में आ गए संगत कोण। अब है एकांतर अंतः कोणों के युग्म। अब एकांतर है, संगत और एकांतर दोनों अलग अलग चीजें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो अब है एकांतर और अंतः कोण। अब एकांतर ले लो 3 और 6 मतलब अंदर की साइड में भी होने चाहिए और एक छोड़ के एक भी होने चाहिए। जैसे आप कोई गेम खेलते हो ना बच्चे, तो अपन एक बच्चा इस साइड बैठता है और एक इस साइड, तो वो एकांतर, एक इस साइड और एक इस साइड, लेकिन अंदर की साइड में बैठना है तो एक यहाँ एक यहाँ ऐसे। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 6, इधर दूसरा पेयर 4 और इधर हो गया 5। अब एकांतर बाह्य कोण यानी 2, पहला कौन सा लिया 1 और नीचे वाला 8, फिर है 2 और इधर वाला 7। अब तियर्क छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों के युग्म कौन से हैं? एक तो अंतः कोण भी होने चाहिए और एक ही तरफ बने होने चाहिए। तो ये तो अंतः कोण हो गए और एक ही तरफ, तो एक ही तरफ कितने बने 3 और 5 और इधर हो गए 4 और 6। ये वाली चीजें आपको समझ में ही अच्छे से, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है सारे। ओके, करें नेक्स्ट। अब देखो आकृति 5.25 में ये वाला संगत कोण है। संगत कोण कौन कौन से होते हैं? अब इसमें देखो 1 और 5 कौन से कोण थे? एक ही रेखा के नीचे की साइड में एक तरफ बने कोण कौन से थे? वो संगत। तो 1 और 5 क्या हो गए? संगत। 3 और 7 नीचे बने संगत। 2 और 6 ये भी ऊपर की साइड में एक ही तरफ राइट साइड में संगत। रेखा के नीचे और राइट साइड में ये भी संगत। अब 5.26 में एकांतर कोणों के बाद, एकांतर यानी एक छोड़ के एक इधर तो एक इधर, 3 और 6। दूसरा 4 और 5, 4 और 5, एक इधर तो एक इधर। तो देखिए अब इसकी कंडीशन क्या क्या होती है संगत कोण की? विभिन्न शीर्ष होते हैं, तियर्क छेदी रेखा के एक ही तरफ बने होते हैं संगत, मैंने बताया ना। और 2 रेखाओं के सापेक्ष संगत स्थितियों ऊपर अथवा नीचे, बाएं अथवा दाएं में होते हैं। मतलब अगर ऊपर है तो इस वाला ये नीचे वाली लाइन पे भी ऊपर होगा, दाएं है तो उस वाली लाइन पे भी दाएं में होगा। ये संगत कोण की कंडीशन है। अब हम एकांतर कोण के बारे में पढ़ते हैं कि विभिन्न शीर्ष होते हैं। जैसे इसका शीर्ष ये है तो इसका शीर्ष ये, शीर्ष अलग अलग हो सकते हैं। तियर्क छेदी रेखा के सम्मुख स्थिति पर बने होते हैं, मतलब इसके तियर्क छेदी रेखा के सम्मुख स्थिति में बने होते हैं और 2 रेखाओं के मध्य स्थित होते हैं। इनके सम्मुख ये देखो, एक तो ये एक यहाँ पे है और एक तियर्क छेदी रेखा के अंदर की साइड में बने हैं। ओके, और इनके सम्मुख स्थिति में होते हैं। अब जैसे ये वाला आप कोण के युग्म का नाम बता सकते हैं कि क्या है? अभी हमने पढ़ा उस अकॉर्डिंग। ये वाला कौन सा है? एकांतर है कि संगत है? ये कौन सा कोण है? संगत, क्योंकि एक साइड में एक ही तरफ।
दूसरा 2 और 4 एकांतर। चौथा ये कौन सा हो गया, देखो एक ही तरफ रेखा के बने, ये वाला लास्ट वाली कंडीशन थी, ये दीर्घछेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म, ये वाली कंडीशन होगी थर्ड वन। ये कौन सा हो गया, संगत, ये एकांतर, और ये दोनों रेखी युग्म हैं, क्योंकि देखो 180 डिग्री हो रहा है दोनों का सम, तो कितने हो गए, रेखी युग्म में। अब ये तो हमने पढ़ी थी जब रेखाएं समांतर न हो, ऐसी कंडीशन में। अब हम पढ़ेंगे कि समांतर रेखाओं की दीर्घछेदी रेखाएं। अब समांतर रेखाएं लेके चलने वाले हैं हम, यानी समांतर का मतलब होता है दो बिल्कुल साथ साथ में चलने वाली, और वो आपस में कभी मिलती भी नहीं है, बिल्कुल चलती रहती है अनंत तक वो रेखाएं। इसका मतलब ये है वो बिल्कुल पैरेलल, ये जैसे उनके बीच की डिस्टेंस अगर मैंने 2 है ना, 2 सेंटीमीटर, या तो वो हमेशा 2 ही रहेगी, वो कभी आपस में नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है जैसे कोई ट्रेन की पटरियां होती है ना, तो वो बिल्कुल चलती रहती है, वो कभी आपस में मिलती है दोनों पटरियां, नहीं। तो वो ऐसे, वो एक तरह से वो एक दूसरे के समांतर है बिल्कुल, न एक कोई छोटी हुई न दूसरी छोटी हुई, बिल्कुल उनकी लंबाई और जो बिल्कुल सेम रहेगी हमेशा। ऐसे नहीं कि कभी गैप कम हो गया कभी ज़्यादा हो गया, ऐसे नहीं, तो वो भी एक दूसरे के समांतर हैं। तो ये अब हम समांतर रेखाओं के बारे में, ये जो सारे कोण हमने पढ़े थे ना, वो समांतर रेखाओं के केस में देखेंगे। अब देखिए, यदि 2 समांतर रेखाएं किसी दीर्घछेदी रेखा द्वारा काटी जाती है तो संगत कोणों के प्रत्येक युग्म का माप समान होता है। तो संगत कोणों के प्रत्येक युग्म, अब इसमें कंडीशन दे रखी है कि देखो अगर 2 समांतर रेखाएं किसी दीर्घछेदी रेखा द्वारा काटी जाएगी तो संगत कोण, जैसे ये कोई कोण बहुत सारे हमने निकाले थे, ये संगत, ये संगत, ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला, ऐसे करके, तो संगत कोणों के युग्म हमेशा समान होंगे अगर रेखाएं समांतर हो, तो ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अब ये तो थी संगत कोणों की बात। अब हम एकांतर कोणों के बारे में पढ़े। जब 2 समांतर रेखाएं किसी दीर्घछेदी रेखा द्वारा काटी जाती है तो एकांतर कोणों के प्रत्येक युग्म समान होता है। अब इसमें संगत कोण भी समान होंगे और एकांतर कोण भी समान होंगे, पर दोनों रेखाएं समांतर होनी चाहिए, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, वरना ये समांतर और संगत समान नहीं होंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन में दिया है कि दोनों रेखाएं समांतर है, तभी हम ये सारी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अब जैसे इस वाली में L और M दोनों समांतर है, तो हम कह सकते हैं 7 और 8 इक्वल है, 2 और 1 इक्वल है, 5 और 6 इक्वल है, और 3 और 4 इक्वल है। और यही मैं एकांतर कोण देख लूँ तो 1 और 6 इक्वल है, 3 और 8 इक्वल है, ऐसे तो पैर हम बना सकते हैं। नेक्स्ट, यदि 2 समांतर रेखाएं किसी एक दीर्घछेदी रेखा द्वारा काटी जाती है तो दीर्घछेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म संपूरक होते हैं। लास्ट वाली कंडीशन, 2 समांतर रेखाएं हैं, उनको कोई दीर्घछेदी रेखा काट रही है, तो इनके एक ही तरफ बने अंतःकोण, एक ही तरफ बने अंत, जो अंदर की साइड में बनते हैं, कोणों का योग संपूरक, मतलब कितना हो गया, 180 डिग्री होता है। यानी इन दोनों कोणों का योग कितना हो गया, सम, दोनों को सम करूँ तो 180 डिग्री आना चाहिए। ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अभी हमने 3 चीजें सीखी। पहली, अगर 2 रेखाएं समांतर है तो उनके संगत कोण बराबर होंगे, अगर 2 रेखाएं समांतर है तो उनके एकांतर कोण बराबर होंगे। तीसरा, अगर 2 समांतर रेखाओं को दीर्घछेदी रेखा काटती है तो उनके एक ही तरफ बने अंतःकोणों का युग्म 180 डिग्री होता है या फिर संपूरक होता है। ओके, अब देखिए ये वाले कौन से, देखो आपको एक और अच्छी चीज बताती हूँ। जो एकांतर कोण होते हैं ना, वो Z पे बनते हैं, और जो संगत कोण होते हैं वो हमेशा F पे बनते हैं। ये ध्यान रखना आप, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ये है एकांतर Z पे, देखो Z ऐसे भी बन सकता है और Z उल्टा भी बन सकता है, ऐसे ऐसे Z, और F पे F आप कैसे भी कर सकते हो। देखो तो अब इस वाले संगत कोण के लिए F आकार को ध्यान में रखिए। तो ये जो ऐसे संगत कोण हम क्या पढ़ रहे थे, एक ही साइड में नीचे है तो नीचे की साइड में, एक ही तरफ राइट साइड में, तो ये तो F कुछ आकृति बन रही है कि नहीं बन रही है, ये देखो है ना, इधर भी बन रही है कि नहीं बन रही है F, ये और ये इधर भी F, तो संगत कोण हमेशा F शेप में होंगे। F इंग्लिश का F देखा है ना आपने, वैसे। हाँ, और एकांतर कोण हमेशा Z के होंगे। देखो Z, देखो यही तो थे एकांतर कोण,
ये एकांतर कोण और ये एकांतर कोण हो गए ना। तो संगत कोण F पे होंगे और एकांतर कोण Z पे होंगे। अब ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं तो इसमें हमको मान निकालना है। अब देखिए ये है 60, तो ये कितना होगा, ये किस पे बन रहे हैं, देखो सबसे पहले तो आप देखो बन किस पे रहे हैं, ऐसे कुछ Z बन रहा है तो कौन से हो गए, एकांतर कोण। तो ये 60 तो ये भी 60, ये 55 तो ये भी 55, क्योंकि कौन से कोण है, एकांतर कोण। ये 1 और ये 2 है, और तीर की छेदी रेखा है, तो क्या 1 = 2 है, नहीं है, क्योंकि अभी इसमें हमको दे नहीं रखा है कि L और M समांतर है। दो रेखा है ना, L1 और L2, और दोनों समांतर है, ये हमको नहीं दे रखा है। तो 1 और 2 इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि देखो ना ये ऐसे क्रॉस में हो रही है, तो ये आगे जाके एक बिंदु पे आपस में क्रॉस हो जाएगी ये, तो ये समांतर रेखाएं नहीं है। समांतर रेखा मतलब होती है जो बिल्कुल पैरेलल चले हमेशा, बिल्कुल उनके बीच की डिस्टेंस कभी कम नहीं हो वो, तो ये समांतर नहीं है। नेक्स्ट ये 60 है, तो ये वाला एंगल Z निकालना है। अब देखो, अब आप कंफ्यूज हो गए कि अब मैं Z कैसे निकालूं। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, और इसमें ये भी दे रखा है कि L और M पैरेलल है, तब भी ये सारी कंडीशन फॉलो होगी, संगत कोण वाली, एकांतर कोण वाली, और जो अंतः कोणों के युग्म का योग 180 डिग्री होता है वो वाली, तीनों कंडीशन। तो L और M पैरेलल है, तो हमको Z की वैल्यू निकालनी। और हमने पढ़ा था कि तीर की छेदी रेखा के एक ही तरफ बने कोण संपूरक होते हैं। तो अगर ये अंदर एक ही साइड बन रहे ना, अंदर की साइड में अंतः कोण, तो इन दोनों को Z + 60 = 180 डिग्री, तो Z की वैल्यू कितनी आ गई, 120 आ गई ना, क्योंकि हमने 180 में से माइनस कर दिया, तो Z की वैल्यू आई 120 डिग्री। ओके, नेक्स्ट L और M पैरेलल है, तो ये 120, तो ये वाला भी कितना हो गया, 120 डिग्री। नेक्स्ट इसमें ये 60 दे रखा है, हमको A B C D सब के मान निकालना है। ये 60 है तो ये वाला भी 60 होगा एक बार, तो ये कितना हो गया, 120, क्योंकि एक ही तरफ बने अंतः कोण का संपूरक होते हैं, तो कितने हो गए, 120। अब देखिए ये 120 है और ये 60 है, तो ये वाला भी 60, ये वाला 60, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण हो गए, आपस में क्रॉस कर रहे हैं देखो, तो ये 60 तो ये भी 60। अब ये 60 और ये एक ही रेखा पर बने कोण यानी ये 120, और ये 120 तो ये भी 120, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। समझ में आ गया माँ, ये देखो एक ही रेखा पर है, तो ये 60 और ये 120, फिर ये वापस शीर्षाभिमुख कोण है, तो सामने वाला कोण बराबर होगा, यानी ये कितना हो गया, 120, और ये 120 तो ये वाला भी 60। आ गए ABCD के मान कितने आए, 120, A का, B का 60, C का 60 और D का 120। ओके, अब समांतर रेखाओं की जांच करना, ये समांतर रेखाएं हैं कि नहीं। देखो पहले इसने बोला कि शीर्षाभिमुख कोण दिए, पहले तो इसने बता दिया समांतर रेखाएं है कि नहीं, उसके बाद में हम शीर्षाभिमुख कोण और संगत कोण और ये एकांतर कोण निकाल सकते हैं। अब हमको इसने एकांतर कोण दे दिया और हमको ये पता लगाना है कि समांतर रेखाएं है कि नहीं है, उल्टा पूछ लिया इसमें। बात वही है, अगर दोनों एंगल सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब वो समांतर रेखाएं हैं, हमको क्रॉस चेक करना है उल्टा। अब देखो इसमें आपको समझ में आ जाएगा, ये Z पे बन रहे, ये Z पे बन रहे। अब देखो ये 50 और ये 50 कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट, ऐसे एक इधर एक इधर, एकांतर कोण, तो यानी L और M समांतर हो गई ना, क्योंकि दोनों 50-50 आ गए, यानी दोनों का मान समान हो गया, तो एकांतर कोण की प्रॉपर्टी है। और अगर ये समान है तो इसका मतलब L और M पैरेलल है, ये हम बोल सकते हैं। ये 50 और ये 130। अब इसमें कोई और हमको पता लगाना है L और M सिमिलर है कि नहीं, पैरेलल है कि नहीं। ओके, तो ये भी 50 हो गई कि नहीं हो गई, एकांतर संगत कोण, तो 130 और 50 कर लो 180 डिग्री, तो ये भी L और M समांतर है। तीसरा, L और M समांतर है तो X का मान क्या है। अब देखो इसको हमको X का मान निकालना है, और हम जानते हैं कि समांतर रेखा के एक ही तरफ अंदर की साइड में अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो x + 70 = 180 डिग्री। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 110, 110 डिग्री। आ गया ना समझ में। करें आगे 5.2 स्टार्ट करें, क्या आप खुद से करोगे।
एक बार देखोगे सारी चीज़ें अपन ने जो थ्योरी पार्ट में पढ़ा और जो सारी चीज़ें आप खुद से करोगे कि नहीं करोगे, करोगे ना। तो ये वाली चीज़ें हम आगे वाली क्लास में देखें कि अभी देखें। 5.2 एक बार मैं आपको समझा देती हूँ क्या इसमें क्या क्या करना है, करें फटाफट कर लेते हैं। चलो 5.2 निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन के उपयोग के लिए गुण धर्म का वर्णन कीजिए। अब देखो A और B पैरेलल है, समांतर है, तो कोण 1 और 5 इक्वल होगा, होगा कौन सा कोण, संगत कोण की प्रॉपर्टी से। देखो अब इसमें बोल रहा है 1 और 5, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, संगत कोण। दूसरा 4 और 6, अब 4 कहाँ है ये और 6 कहाँ है ये, कौन सा हो गया, ऑल्टरनेट एकांतर कोण, तो कौन से, एकांतर अंतः कोण के लिए। थर्ड 4 प्लस कोण 5 इक्वल टू 180 डिग्री है, 4 प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री है, तो A और B पैरेलल है, 4 और 5 180 डिग्री। अब पहले देखो 4 का है और 5 का है, 4 और 5 दोनों अंदर की साइड में बने हैं, तो कौन सी वाली प्रॉपर्टी हो गई, तीर्घछेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, तो आपको मेंशन भी करना पड़ेगा कि इसमें आपने एकांतर कोण वाली लगाई है, संगत कोण वाली लगाई है, या ये तीर्घछेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों के युग्म संपूरक होते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5.3 को पहचान कीजिए, और इसमें हमको बताने के संगत कोण के युग्म कौन से हैं, एकांतर कोण के युग्म कौन से हैं, और तीर्घछेदी रेखा के एक ही तरफ बने कोणों के युग्म कौन से हैं, और शीर्षाभिमुख कौन से हैं। देखो संगत कोण के युग्म कौन से हैं, संगत कोणों के युग्म, संगत कौन कौन से होते हैं, जो एक ही साइड में, तो 3 और 7, 1 और 5, 2 और 6 और 4 और 8 संगत एक ही साइड में। और एकांतर कोणों के युग्म एक छोड़ के एक, तो एकांतर कोण कौन से हो गए, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि 3 और 5 और 2 और 8, 3 और एंगल 5 और एंगल 2 और एंगल 8, ऐसे आप कोई से भी लिख सकते हैं। तीर्घछेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण, एक ही तरफ बने कौन कौन से, 3 और 8, और इधर कौन से हो गए 2 और 5। शीर्षाभिमुख कोण जो आमने सामने हो, देखो 2 लाइनें क्रॉस कर लो, 2 और 4, 2 और 4, और इधर हो गए 1 और 3, ऐसे। इधर नीचे भी बता सकते हो 8 और 6, और इधर हो गए 5 और 7, कोई से भी आप युग्म बता सकते हो। अब इसमें हमको P और Q के अज्ञात कोणों के मान निकालने हैं। थर्ड क्वेश्चन, ओके, P और Q कोई दो रेखा है, इसमें हमको E, F इन सब के वैल्यू निकालनी। अब देखिए ये 125 डिग्री है, तो ये वाला कितना हो जाएगा F, 180 माइनस 125, तो कितना आ गया 55 डिग्री। अब ये 55 डिग्री है, तो ये वाला भी 55 ही होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब देखिए ये 55 है, तो ये वाला भी 55 होगा, क्योंकि संगत कोण है। और ये कितना हो गया 125, ये भी संगत। अब ये भी 125 शीर्षाभिमुख कोण, और ये वाला भी 55 आ गए वैल्यू। तो इसमें फिर आपको रीजन भी लिखना है कि ये कौन से हो गए शीर्षाभिमुख, इसमें शीर्षाभिमुख वाली प्रॉपर्टी लगानी है। ये एकांतर, ये संगत कोण, जो भी आपने प्रॉपर्टी लिखी है उन सब की ब्रैकेट में लिख देना कि हमने एकांतर है, संगत है, या वो जो वाली भी शीर्षाभिमुख कोण है वो आपको ब्रैकेट में लिखना है। L और M है, तो निम्नलिखित आकृतियों में x का मान निकालना है। निकाल दे फटाफट, देखो इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये 110 डिग्री, तो ये वाला भी 110, और ये कितना हो गया वापस 70 डिग्री, क्योंकि ये 180 डिग्री है। आगे वैल्यू, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। ये 100 है, तो ये वाला भी कितना हो गया 100, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है, ये संगत कोण, रीजन भी लिखना है। अगला क्वेश्चन देखो, दो रेखाएं समांतर है, ये वाली दो कोण समांतर दे रखे हैं। फिफ्थ, दो आकृतियों में दो भुजाएं के कोण समांतर हैं, तो ए बी सी ये 70 डिग्री है, तो हमको ये और ये निकालना है।
तो ये भी आपस में दोनों 70 डिग्री होंगे ना, देखो ये, क्योंकि ये कौन से हो गए, संगत कोण, और ये वाला भी संगत कोण, तो ये और ये दोनों आपस में 70 के हो जाएंगे। तो ये वाला भी 70 डिग्री और ये वाला भी 70 डिग्री। 6 क्वेश्चन, अब ये दो कोई रेखाएं हैं, ओके। अब हमको ये प्रूव करना है कि दोनों पैरेलल है कि नहीं, दोनों समांतर है कि नहीं। तो हम जानते हैं कि एक ही तरफ बने अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है। तो मैं 126 और 44 को, दोनों को, 44 को जोड़ दूं तो मेरा 170 आ रहा है, लेकिन मुझे आना कितना चाहिए, 180। तो ये दोनों पैरेलल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इसमें भी मुझे इसमें मुझे समांतर है कि नहीं निकालनी है। तो अगर मैं ये 75 है तो इसका मतलब ये भी 75 होगा, क्योंकि एकांतर कोण, सॉरी संगत कोण है। तो अगर मैं 75 और 75 दोनों को ऐड करूँ तो मेरे 180 आना चाहिए, लेकिन 180 नहीं आ रहा है। कितना ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, तो यानी ये समांतर 150 ही आ रहा है, तो यानी ये पैरेलल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसमें मुझे ये 57 है और ये 123 है। अगर मैं ये वाला भी 57 हो गया, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं और 180 आ जाए तो मेरी बात बन जाएगी। तो 57 प्लस 123 180 डिग्री, तो कितने हो गए, 180 और 180, यानी L और M आपस में पैरेलल है। लास्ट क्वेश्चन, ये दो लाइन्स है, अब इसमें 72 दे रखा है, तो ये वाला भी 72 होगा। और अगर 98 और 72 को मैं ऐड कर दूं ना, तो अगर 180 आ रहा है तो मेरी बात बन जाए, तो ये आपस में पैरेलल होगी। कौन सी लाइन्स, ये दो लाइन से लंबी, ओके। तो करो 98 प्लस 72 170 डिग्री, लेकिन आना कितना चाहिए, 180 डिग्री, तो ये आपस में पैरेलल नहीं है, ओके। समझ में आया। अब इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप खुद से कॉपी में कीजिएगा, तभी आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। एक बार, दो बार, 3 बार, जितनी भी बार हो, आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा और बार बार वीडियो देखिएगा, ओके।